हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7 टर्शियरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तृतीयक क्रियाकलाप क्या होते हैं, इनका क्या अर्थ है। तो जितनी भी सेवाएं होती हैं वो सभी तृतीयक क्षेत्र में शामिल होती हैं, इसलिए ये सेवा सेक्टर से संबंधित हैं। जनशक्ति सेवा सेक्टर का एक महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि अधिकांश तृतीयक क्रियाकलापों का निष्पादन कुशल श्रमिक व्यावसायिक दृष्टि से प्रशिक्षित विशेषज्ञ और परामर्शदाता द्वारा होता है। तो जो भी जितनी भी हमारी सेवाएं होती हैं, जैसे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, टीचिंग है, ये सब हमारी टर्शियरी सेक्टर में आती हैं। सो ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज आर स्पेशल स्किल्स प्रोवाइडेड इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट्स. Health, education, law, governance and recreation etc. require professional skills. So these services require other theoretical knowledge and practical training. अब तृतीय क्रियाकलाप होते कौन से हैं? What are the tertiary activities? So tertiary activities include both production and exchange. तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों ही सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। विनिमय के अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं। एक्सचेंज इन्वॉल्व्स ट्रेड, transport and communication facilities that are used to overcome distance. Tertiary activities therefore involve the commercial output of services rather than the production of tangible goods. इसलिए तृतीय क्रियाकलापों में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन सम्मिलित होता है। वे भौतिक कच्चे माल के प्रक्रमण में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं होते हैं। Common examples are the work of a plumber, electrician, technician, launderer, barber, shopkeeper, driver, cashier, teacher, doctor, lawyer and publisher etc. So the main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by services relies more heavily on specialized skills, experience and knowledge of the workers rather than on the production techniques, machinery and factory. तो जो हमारे द्वितीय क्रियाकलाप होते हैं और तृतीय क्रियाकलापों में मुख्य अंतर होता है कि सेवाओं के द्वारा उपलब्ध विशेषज्ञता उत्पादन तकनीकों, मशीनरी और फैक्ट्री प्रक्रियाओं की अपेक्षा कर्मियों की विशिष्टीकृत कुशलताओं, अनुभव और ज्ञान पर अत्यधिक निर्भर करती है। Now, types of tertiary activities. There are 4 types of tertiary activities: trade and commerce, services, transport and communication. व्यापार और वाणिज्य, सेवाएं, परिवहन और संचार। These include provision of services in exchange of payments. तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की। Trade and commerce is essentially buying and selling of items produced elsewhere. तो जो हमारा व्यापार और वाणिज्य होता है ये क्रय और विक्रय, ये उत्पादित मदों का क्रय और विक्रय है। So the collection and distribution points where trading takes place are called trading centers. जहाँ पर ये सारा का सारा काम हो रहा होता है कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उन केंद्रों को, उन स्थानों को कहा जाता है व्यापारिक केंद्र या फिर ट्रेडिंग सेंटर्स। नाउ ट्रेडिंग सेंटर्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेडिंग सेंटर्स, these centers are divided into 4 categories: rural marketing centers, urban marketing centers, retail trading and wholesale trading. इनको हिंदी में कहते हैं ग्रामीण विपणन केंद्र, नगरीय बाजार केंद्र, फुटकर व्यापार और थोक व्यापार। सबसे पहले हम बात करेंगे रूरल मार्केटिंग सेंटर्स की। दे आर क्वेशी अर्बन एंड कैटर टू लोकल नीड्स एंड एरियाज।
ये जो हैं निकटवर्ती बस्तियों का पोषण करते हैं और ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। मोस्ट ऑफ दीज हैव मंडीज, होलसेल मार्केट्स एंड रिटेल मार्केट्स। इनमें से अधिकांश केंद्रों में मंडियां यानी कि थोक बाजार और फुटकर व्यापार क्षेत्र भी होते हैं। इन रूरल एरियाज there are periodic markets that may be weekly or bi-weekly and people from the nearby areas meet their demands. ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार लगते हैं, यानी कि किसी खास अवधि के लिए वो बाजार लगते हैं, वो हर समय नहीं लगे होते हैं। ये साप्ताहिक या पाक्षिक बाजार होते हैं जहां परिग्रामी यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के क्षेत्रों से लोग आकर समय समय पर अपने आवश्यक ज़रूरतों को पूरा करते हैं। These markets are held on specified dates and shopkeepers move from one place to another. ये बाजार किसी निश्चित तिथि या दिन पर लगते हैं। जैसे कई बार आपने शहरों में भी देखा होगा, वीकडेज में एक दिन ऐसा होता है कि कोई दिन बाजार बंद रहता है, लेकिन एक छोटा सा बाजार वहाँ लग जाता है और उस दिन जिस दिन ये बाजार लगता है उस दिन के नाम से उस बाजार को जाना जाता है। यदि वो मंगलवार को लगता है तो उसे मंगल बाजार कहते हैं, बुधवार को लगता है तो उसे बुध बाजार कहते हैं। तो इस तरीके से जिस दिन वो बाजार लगता है, साप्ताहिक बाजार या वीकली मार्केट, तो उसे उस दिन के नाम से बुलाया जाता है। और दुकानदार इस प्रकार सभी दिन व्यस्त रहते हैं, मतलब कि जिस दिन जिस जगह का बाजार बंद होता है वो दुकानदार उस जगह जाकर के अपने बाजार को लगाते हैं। तो इसलिए वो सभी पूरे दिन जो है व्यस्त रहते हैं और एक विस्तृत क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, यानी कि नगरीय बाजार केंद्र। दीज मार्केट सेल ऑर्डिनरी एज वेल एज स्पेशलाइज्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट्स फॉर लेबर, हाउसिंग, सेमी और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। इन केंद्रों में और अधिक विशिष्टीकृत नगरीय सेवाएं मिलती हैं। इनमें न केवल साधारण वस्तुएं और सेवाएं बल्कि लोगों द्वारा वांछित अनेक विशिष्ट वस्तुएं व सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। नगरीय केंद्र इसलिए विनिर्मित पदार्थों के साथ साथ विशिष्टीकृत बाजार भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे श्रम बाजार, आवासन, अर्धनिर्मित और निर्मित उत्पादों का बाजार। सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रोफेशनल्स लाइक टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स आल्सो डेवलप इन द अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। थर्ड वन इज रिटेल ट्रेडिंग। So in this type of trading, goods are directly sold to consumer. ये वो व्यापारिक क्रियाकलाप हैं जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष विक्रय से संबंधित हैं। This trading is done through fixed establishments or stores, small shops, consumer cooperatives, big departmental stores and chain stores. अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय से नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों में संपन्न होता है। फेरी, रेडी वाले, ट्रक या डोर टू डोर सर्विसेज, डाक आदेश, दूरभाष, स्वचालित बिक्री मशीनें और इंटरनेट फुटकर बिक्री के भंडार रहित उदाहरण हैं। स्ट्रीट पैडलिंग, हैंडक्राफ्ट्स, ट्रक्स, डोर टू डोर, मेल ऑर्डर, टेलीफोन एंड इंटरनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। एंड द लास्ट वन इज होलसेल ट्रेडिंग, यानी कि थोक व्यापार। Here bulk buying takes place directly from the manufacturer by numerous intermediary merchants. इसमें क्या होता है, थोक व्यापार का गठन अनेक बिचौलिए, सौदागरों और पूर्तिघरों द्वारा होता है, न कि फुटकर भंडारों द्वारा। श्रृंखला भंडारों सहित कुछ बड़े भंडार विनिर्माताओं से सीधे खरीद सकते हैं, फिर भी बहुत सारे फुटकर भंडार बिचौलिए स्रोत से पूर्ति लेते हैं। द मर्चेंट्स, होलसेलर्स एक्सटेंड क्रेडिट टू रिटेलर्स। थोक विक्रेता प्राय फुटकर भंडारों को उधार देते हैं, यहाँ तक कि फुटकर विक्रेता अधिकतर थोक विक्रेता की पूंजी पर ही अपने कार्य का संचालन करते हैं। यहाँ पर अभी हमने कुछ टर्म्स को देखा, जैसे कि विभागीय भंडार यानी कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स और श्रृंखला भंडार यानी कि चेन स्टोर्स। Departmental stores delegate the responsibility and authority to departmental heads for purchasing of commodities and for overseeing the sale in the different section of the store. यानी कि विभागीय भंडार में क्या होता है, वस्तुओं की खरीद और भंडारों के विभिन्न अनुभागों में बिक्री के सर्वेक्षण के लिए विभागीय प्रमुखों को उत्तरदायित्व और प्राधिकार सौंप देते हैं। और चेन स्टोर्स में क्या होता है, दे आर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिकली, often going so far as to direct the goods to be manufactured to other specification.
श्रृंखला भंडारों में अत्यधिक मित व्ययता से व्यापारिक माल खरीद पाते हैं, यहाँ तक कि अपने विनिर्देश पर सीधे वस्तुओं का विनिर्माण करा लेते हैं। वे अनेक कार्यकारी कार्यों में अत्यधिक कुशल विशेषज्ञ नियुक्त कर लेते हैं। उनके पास एक भंडार के अनुभव के परिणामों को अनेक भंडारों में लागू करने की योग्यता होती है। दे हैव द एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट इन वन स्टोर एंड अप्लाई द रिजल्ट्स टू मैनी। नाउ the next services, the next category of tertiary sector is transport, यानी कि परिवहन। So transport is tertiary activity in which people, materials and manufactured goods are physically carried from one place to another। परिवहन क्या होता है? एक ऐसी सेवा या सुविधा है जिससे व्यक्तियों, विनिर्मित माल यानी कि तैयार माल और संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। ये मनुष्य की गतिशीलता की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु निर्मित एक संगठित उद्योग है। While selecting the mode of transport, distance, time and cost are seen. Distance can be measured as kilometer distance, time taken to travel particular route as time distance, एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ रूट एज कॉस्ट डिस्टेंस। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी अथवा मार्ग लंबाई की वास्तविक दूरी, समय दूरी अथवा एक मार्ग पर यात्रा करने में लगने वाले समय और लागत दूरी अथवा मार्ग पर यात्रा के खर्च के रूप में मापा जा सकता है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, वो कारक जो हमारे परिवहन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो रीज़न है, देयर आर टू मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आर, द फर्स्ट इज डिमांड यानी मांग। डिमांड, ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर इज द डिमांड फॉर ट्रांसपोर्ट। यानी कि जनसंख्या के आकार से मांग जो है वो प्रभावित होती है। जितनी बड़ी जनसंख्या होगी परिवहन की मांग भी उतनी ही ज़्यादा होगी। एंड द सेकेंड इज रूट्स। रूट्स यानी कि हमारे मार्ग। इट रेफर्स टू द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डिपेंड ऑन लोकेशन ऑफ सिटीज, towns, villages, industrial centers, availability of raw materials, nature of landscape, type of climate, availability of funds, etc. जाल तंत्र और पहुंच, नेटवर्क और एक्सेसिबिलिटी। जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होती हैं, विभिन्न स्थान आपस में जुड़कर जाल तंत्र की रचना करते हैं और जाल तंत्र तथा योजक से मिलकर के बनते हैं। जो जाल तंत्र है यानी कि जो नेटवर्क है, ये नोड्स और लिंक्स यानी कि योजक से मिलकर के बनते हैं। जाल तंत्र से और योजक से दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड होता है। व्हाट इज नोड? अ नोड और वर्टेक्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स, a point of origin, a point of destination or any sizable town along a route. Every road that joins two nodes is called a link or edge. यानी कि प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है योजक कहलाती है। एक विकसित जाल तंत्र में अनेक योजक होते हैं। A developed network has many links, जिसका अर्थ है कि स्थान सुसंबद्ध है। It means that places are well connected. Now, network is a well-developed transport system that is made up of nodes and links. A node is a meeting point of two or more routes, and every road that joins any two nodes is called a link. Now, the next category of tertiary sector or tertiary activities is communication, यानी संचार। Communication services involves in the transmission of words, messages, facts and ideas. संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। The development of transport facilitated communication as message was carried by hand, animals, boat, road, rail and air. तो ये वास्तव में हाथ,
पशुओं, नाव, सड़क, रेल तथा वायु द्वारा परिवहन होते थे पुराने समय में। यही कारण है कि परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है, यानी कम्युनिकेशन रूट के नाम से इनको जाना जाता है। But new technology has made communication independent of transport such as mobiles, telephony and satellites। लेकिन अब अगर हम आज के ज़माने की बात करें जहाँ पे संचार का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है, मोबाइल टेलीफोन्स और सैटेलाइट जैसे कुछ विकासों ने संचार को एकदम से परिवहन से मुक्त कर दिया है। पुराने तंत्रों के सस्ते होने के कारण संचार के सभी रूपों का साहचर्य पूर्ण रूप से अभी समाप्त नहीं हुआ है। Now, communication. Yes, communication. Communication is of two types, telecommunication and mass media, यानी कि दूर संचार और मास मीडिया। तो पहले हम बात करेंगे टेलीकम्युनिकेशन की। सो द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड communication and it has become direct and instantaneous. For example, telegraph, Morse code and telex in last century, and now satellites, mobile telephony etc. are used now these days. So दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा है। संदेशों के भेजे जाने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। समय सप्ताहों से मिनट में घट गया है और मोबाइल दूरभाष जैसी नई टेक्नोलॉजी ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। तार प्रेषण, मोर्स कोड और टेलेक्स अब लगभग क्या कहते हैं उसे पास्ट की बातें हो गई हैं। दूसरा आता है हमारा इसमें मास मीडिया। मास मीडिया communication means through which messages could be sent to vast audiences around the world are called mass media. For example, radio, television, newspapers, etc. So the internet has revolutionized the global communication. रेडियो और दूरदर्शन भी समाचारों, चित्रों व दूरभाष कालों का पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं का प्रसारण करते हैं, इसलिए इन्हें जनसंचार के माध्यम यानी कि मास मीडिया कहा जाता है। ये एडवर्टीजमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रसारण करने में सक्षम होते हैं। Now, services, another category of tertiary activities, and it is a very important category. There are different levels at which services are provided and availed. सेवाएं विभिन्न स्तरों पर पाई जाती हैं। Some are meant for industry, कुछ सेवाएं उद्योगों को चलाती हैं। Some for people, कुछ लोगों को, and some for both industry and people, और कुछ लोगों को और उद्योगों दोनों को ही चलाती हैं। For example, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि हमारा परिवहन तंत्र। नाउ कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सब कैटेगरीज। फर्स्ट इज लॉ ऑर्डर सर्विसेज। हमारी लॉ ऑर्डर सर्विसेज जो होती हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज एंड हाई ऑर्डर सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लो ऑर्डर सर्विसेज की। लो ऑर्डर सर्विसेज का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं निम्न स्तरीय सेवाएं। इट इंक्लूड्स कॉमन एंड वाइड स्प्रेड सर्विसेज लाइक ग्रॉसरी, शॉप्स, लॉन्ड्रीज एक्सेट्रा, जैसे पंसारी की दुकानें, धोबी घाट, ये सब के सब हमारी लो ऑर्डर सर्विसेज में आती हैं। डोमेस्टिक सर्विसेज में जो आती हैं हमारी की यानी कि जो हमारी घरेलू सेवाएं जो होती हैं, घरेलू सेवाओं में हम इट इंक्लूड्स हाउसकीपर्स, कुक्स एंड गार्डनर्स विच माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरियाज इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और हाई ऑर्डर सर्विसेज यानी कि उच्च स्तरीय सेवाएं, दीज आर स्पेशलाइज्ड एंड लेस कॉमन लाइक अकाउंटेंट्स, कंसल्टेंट्स एंड फिजिशियंस। Some services are supervised and regulated by government like maintaining highways, bridges, firefighting departments, education, healthcare, etc.
So the services are present in organized sector, that is government owned or big corporations. Some are present in unorganized sector like law order and domestic services. And the very good example of this is Mumbai's Dabbawala in India is one such service of unorganized sectors. ओके तो दैनिक जीवन में काम को सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों को व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कामगार रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ शहरों में आते हैं और जो ट्रेंड नहीं होते, अनट्रेंड होते हैं, लेकिन वो घरों में अपनी सुविधा सेवाएं जो हैं वो देते हैं। People engaged in tertiary activities. Yes, now people engaged in tertiary activities. Earlier, more number of people were employed in the primary and secondary sector, as these sectors provided more jobs. आज अधिकांश लोग सेवाकर्मी हैं, लेकिन पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ज़्यादातर प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में लगे हुए होते थे और यही दो क्षेत्र जो हैं सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराते थे। बट नाउ देयर हैज़ बीन अ शिफ्ट ऑफ जॉब्स टू टर्शरी और सर्विसेज सेक्टर। सेवाएं सभी समाजों में उपलब्ध होती हैं। अधिक विकसित देशों में कर्मियों का अधिकतर प्रतिशत इन सेवाओं में लगा हुआ है, जबकि अल्प विकसित देशों की अगर हम बात करें तो इन अल्प विकसित देशों में सिर्फ 10% से भी कम लोग इस सेवा क्षेत्र में लगे हुए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 75% से अधिक कर्मी सेवाओं में संलग्न हैं। इस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति अब बढ़ रही है, जबकि प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में ये अपरिवर्तित है अथवा घट रही है। कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारी उन सर्विसेज के जो इन डेवलप्ड कंट्रीज हायर परसेंटेज ऑफ वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एज कम्पेयर टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। नाउ सम सेलेक्टेड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज, सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं टूरिज्म की, यानी कि हमारे पर्यटन की। टूरिज्म इज पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर दैट रेफर्स टू ट्रेवल अंडरटेकन फॉर पर्पस ऑफ रिक्रिएशन रादर दैन बिजनेस। पर्यटन एक यात्रा है जो व्यापार की बजाय प्रमोद के उद्देश्यों के लिए की जाती है। कुल पंजीकृत रोजगारों और कुल राजस्व की दृष्टि से यह विश्व का अकेला सबसे बड़ा तृतीयक क्रियाकलाप बन गया है। दिस इंडस्ट्री जनरेट्स jobs as people are engaged in providing accommodation, meals, transport, entertainment, infrastructure, retail trading and crafts. Tourist regions. Tourism can be seasonal or throughout the year, like warmer places around the Mediterranean coast, west coast of India during winters, mountains in summers, or winter spots regions found mainly in mountain areas. पर्यटक प्रदेश भूमध्य सागरीय तट के चारों ओर कोष्ण स्थान तथा भारत का पश्चिमी तट विश्व के लोकप्रिय पर्यटक गंतव्य स्थानों में से एक हैं। अन्य में शीतकालीन खेल प्रदेश जो मुख्यतः पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, मनोहारी दृश्य भूमियाँ और यत्र तत्र फैले राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित हैं। स्मारकों, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण ऐतिहासिक नगर भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हिस्टोरिक टाउन्स, रिलीजियस प्लेसेस, हेरिटेज साइट्स ऑफर टूरिज्म थ्रू आउट द ईयर। फैक्टर्स अफेक्टिंग टूरिज्म, यानी कि वो कारक जो पर्यटन को प्रभावित करते हैं। द राइज इन टूरिज्म इंडस्ट्री इज ड्यू टू इंक्रीज डिमांड फॉर इट, विच इज दस इन्फ्लुएंस्ड बाय इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इंक्रीज लेजर टाइम। विगत शताब्दी से अवकाश के लिए मांग तीव्रता से बढ़ी है। जीवन स्तर में सुधार और बढ़े हुए फुर्सत के समय के कारण लोग विश्राम के लिए अवकाश पर जाते हैं। सो द फर्स्ट फैक्टर इज मांग या डिमांड। अनदर फैक्टर इज इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा कारण है परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन हैज़ मेड ट्रैवल ईजियर एंड डेस्टिनेशंस रीचेबल। परिवहन सुविधाओं ने क्या किया है कि अब हम लोग अपने गंतव्य स्थानों तक आराम से पहुंच जाते हैं। बहुत सारे मोड्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके जहां पर भी हमें जाना है वहां पर हम पहुंच सकते हैं। तो डिमांड एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स टूरिज्म। टूरिस्ट अट्रैक्शंस, पर्यटन आकर्षण, इसमें सबसे पहला आता है क्लाइमेट यानी कि जलवायु।
ठंडे प्रदेशों के अधिकांश लोग पुलिन विश्राम के लिए उष्ण और धूपदार मौसम की अपेक्षा करते हैं। इन विंटर हॉलीडेज एरियाज हैविंग वार्म सनी वेदर इज प्रेफर्ड लाइक बीचेस इन साउदर्न यूरोप, सो इट अट्रैक्ट्स मोर नंबर ऑफ टूरिस्ट देयर। भूदृश्य लैंडस्केप, कई लोग आकर्षित करने वाले पर्यावरण में अवकाश यानी अपनी छुट्टियां, अपने हॉलीडेज बिताना पसंद करते हैं, जिसका मतलब हो जैसे कि पर्वत, झीलें, दर्शनीय समुद्री तट और मनुष्य द्वारा पूर्ण रूप से अपरिवर्तित भूदृश्य। हिस्ट्री एंड आर्ट, ancient or picturesque towns, archaeological sites, historically important places having castles and palaces also attract tourists. संस्कृति और अर्थव्यवस्था, कल्चर एंड इकोनॉमी, मानव जातीय और स्थानीय रीतियों को पसंद करने वालों को पर्यटन लुभाता है। यदि कोई प्रदेश पर्यटकों की ज़रूरतों को सस्ते दामों में पूरा करता है तो वो अत्यंत ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। घरों में रुकना एक लाभदायक व्यापार बनकर उभरा है, जैसे कि गोवा में हेरिटेज होम्स और कर्नाटक में मेडिकेर एंड कुर्ग। मेडिकल सर्विसेज फॉर ओवरसीज पेशेंट्स इन इंडिया, भारत में समुद्र पार रोगियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं। मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म टेक्स प्लेस व्हेन मेडिकल ट्रीटमेंट इज कंबाइंड विद इंटरनेशनल टूरिज्म एक्टिविटी। मेडिकल सर्विसेज और टूरिज्म ये एक साथ तब आते हैं जब कोई क्या कहते हैं उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि एक देश से दूसरे देश इलाज कराने के लिए जाता है। People from developed countries like US are visiting India for medical tourism or services. This brings economic benefits to India and other countries where medical tourism is taking place like Thailand, Singapore and Malaysia. Other medical related activities such as outsourcing of medical tests, data interpretation, reading radiology images, interpreting magnetic resonance images यानी MRIs and ultrasound tests are taking place in India, Australia and Switzerland. भारत, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के लिए अस्पताल विकिरण बिंबों के अध्ययन से लेकर चुंबकीय अनुनाद बिंब यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस के अध्ययन के और पराश्रव्य परीक्षणों तक की विशिष्ट चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो है चिकित्सा पर्यटन। जब चिकित्सा उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है तब इसे सामान्यतः चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। नाउ कम टू क्वाटरनरी एक्टिविटीज, चतुर्थ क्रियाकलाप। द एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू नॉलेज ओरिएंटेड इन्वॉल्विंग कलेक्शन, प्रोडक्शन एंड डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कम अंडर क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी चतुर्थ क्रियाकलाप होती है इसमें सूचना का संग्रहण, उत्पादन, प्रक्रियन और सूचना का उत्पादन शामिल है। चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित होते हैं और विशिष्टीकृत ज्ञान, प्रौद्योगिक कुशलता और प्रशासकीय सामर्थ्य से संबंध सेवाओं की उन्नत नमूने के रूप में देखे जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स, डॉक्टर्स, accounting, brokerage firms are some examples of quaternary activities. They can be outsourced even as these are not tied to resources or affected by the environment or markets. This sector has replaced primary and secondary sector and absorbs half of the population in developed economies. Culinary activities, इनको हम पंचम क्रियाकलाप भी कहते हैं। So the activities that are highly specific and specialized are placed under culinary activities. उच्चतम स्तर के निर्णय लेने और नीतियों का निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलापों को निभाते हैं। इनमें और ज्ञान आधारित उद्योगों जो सामान्यतः हमारे क्वार्टरली सेक्टर से जुड़े होते हैं, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। पंचम क्रियाकलाप वे सेवाएं हैं जो नवीन और वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग, नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। दे आर आल्सो नोन एज गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस। इनको स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यावसायिक तृतीयक सेक्टर का एक और उपविभाग है जो वरिष्ठ व्यावसायिक कार्यकारियों, सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट, फाइनेंस एंड लॉ परामर्शदाता इत्यादि की विशेष और उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व
करते हैं। आउटसोर्सिंग, it means contracting out or giving work to an outside agency to improve efficiency and to reduce cost. आउटसोर्सिंग यानी बाह्य स्रोतन का मतलब होता है कि अपनी दक्षता को सुधारने, लागतों को घटाने के लिए किसी बाहरी अधिकरण यानी किसी बाहरी इंस्टीट्यूशन को काम सौंप देना। It is termed as offshoring when work is transferred to overseas location. Outsourcing provides employment in developing countries of India, China, Botswana, etc. Information technology, human resources, customer support, call centers, data processing, and other IT related services are examples of outsourcing. BPO, ये टर्म्स भी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। इसका फुल फॉर्म है बिजनेस प्रोसेसेस आउटसोर्स। ठीक है, तो बीपीओ क्या है? बीपीओ यानी विच इन्वॉल्व्स कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कॉल सेंटर्स एंड सिमिलर अदर प्रोसेसेस. The developed countries transfer these jobs as overhead costs or much lower, making it profitable to get job work carried out. बाह्य स्रोतन के द्वारा काम उपलब्ध होने पर इन देशों से प्रवास कम हो सकता है। बाह्य स्रोतन वाले देश अपने यहाँ काम तलाश कर रहे युवकों का प्रतिरोध झेल रहे हैं। बाह्य स्रोतन के बने रहने यानी कि आउटसोर्सिंग के बने रहने का मुख्य कारण है तुलनात्मक लाभ है। पंचक सेवाओं के नवीन प्रवृत्तियों में जो आता है हमारा वो है KPO यानी कि नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, which involves skilled workers and enables companies to create additional business opportunities. For example, e-learning, business research, etc. KPO ये होम शोरिंग भी है, ठीक है, जो बाह्य स्रोतन का विकल्प है। ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन उद्योग यानी कि हमारा KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग हमारे व्यवसाय प्रकरण बाह्य स्रोतन यानी BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें उच्च कुशल कर्मी सम्मिलित होते हैं। अभी हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर देखी, जैसे कि हमने देखा आउटसोर्सिंग। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? इसको हिंदी में इसके लिए टर्म है बाह्य स्रोतन। आउटसोर्सिंग क्या है? इज पासिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द वर्क or even complete project to the external third party organization, यानी कि अपना या तो कुछ काम या फिर सारा का सारा काम किसी हम थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशन को दे देते हैं जो हमारे कस्टमर्स के साथ में डील करता है। फिर ये जो आउटसोर्सिंग है ये दो तरीके की है। पहला है ऑफशोरिंग, अभी आपने टर्म देखा होगा, यानी कि अपतरण। ऑफशोरिंग मूविंग समथिंग इन द बिजनेस टू अनदर कंट्री, जब हम अपने बिजनेस को दूसरे देशों में बढ़ा रहे हैं। इट इज़ एन आउटसोर्सिंग बट टू द रिमोट कंट्री, दूसरे देशों में हम आउटसोर्स कर रहे हैं इसको। और दूसरा टर्म हमने इसमें यहाँ पे देखा था होम शोरिंग, मूविंग समथिंग इन द बिजनेस इन द कंट्री, जब हम अपने बिजनेस को आउटसोर्स अपने ही देश में कर रहे हैं। इट इज़ एन आउटसोर्सिंग बट विद इन द कंट्री, हम इसे बाहर किसी दूसरे देश में आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ शोरिंग एंड होम शोरिंग। The digital divide, अंक विभाजन, development emerging from the information and communication technology is unevenly spread across the globe. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास से मिलने वाले अवसरों का वितरण पूरे ग्लोब यानी कि पूरी दुनिया में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, असमान रूप से वितरित है। Some regions are prosper, कुछ तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं डिजिटल हो चुके हैं, मगर बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अभी तक कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वो मुकाम हासिल नहीं किया है। कुछ देशों ने अपने इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए हैं। दिस इज़ नोन एज डिजिटल डिवाइड, यानी कि एक अंतर है। कुछ वो देश जो बहुत आगे पहुंच गए हैं अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो देश जो अभी बहुत पीछे हैं। तो ये डिवीज़न डिजिटल वर्ल्ड का ये डिवीज़न कहलाता है डिजिटल डिवाइड, यानी कि विकसित देश सामान्य रूप से इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं, जबकि जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो पीछे रह गए हैं, और इसी को कहा जाता है अंकीय विभाजन यानी कि डिजिटल डिवाइड। In developing countries, this kind of divide is seen more than developed countries.
Here the metropolitan cities are developed more than rural area. इसी प्रकार से अगर हम एक देश के अंदर की बात करें तो एक देश के अंदर शहरी इलाकों में तो लोगों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ने में कोई मुश्किल नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर आज भी गाँव के लोगों को इस डिजिटल दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। तो यही डिफरेंस कहलाता है डिजिटल डिवाइड। बच्चों, दैट्स ऑल योर चैप्टर। आशा है कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।